Hello, good morning, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की अति लघु प्रश्नों की मैराथन को आज कंप्लीट करेंगे और राजन सीरीज को इसमें कवर कर रहे हैं जिसमें सारे प्रीवियस पेपर भी कवर हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो कम से कम इन क्वेश्चंस को तो आप जो मैं आज बताने वाली हूँ बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। जहां कोई भी क्वेश्चन गलत दिया गया है सीरीज में उसको करेक्ट करके आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सो आई होप आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी और बहुत जल्दी आप इस वीडियो की हेल्प से रिवीजन भी कर पाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस शानदार क्लास की। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखने वाली चीज है आपको पता होना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में जो आपके सिलेबस में कवर किए गए हैं, जिनमें पहला है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद, या इलाहाबाद की जगह जो कि अब नया नाम है प्रयागराज, तो प्रयागराज भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रयागराज, तो इलाहाबाद या प्रयागराज आप कह लो, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो राज्य हिंदी संस्थान यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर, तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, आंग्ल कहाँ है, आंग्ल भाषा इलाहाबाद, आंग्ल भाषा इलाहाबाद में है। तो ध्यान रखने वाली चीज है, इनको बार बार रिपीट कर लो। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है। तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग जो है ये भी इलाहाबाद में ही स्थित है। देखो 3 संस्थान हमने देखे जो इलाहाबाद में ही स्थित है। कौन कौन से, राज्य विज्ञान संस्थान है ना, आंग्ल भाषा और मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, ये तीनों ही कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है, वाराणसी में है। तो ये चारों क्वेश्चन याद हुए आपको। नेक्स्ट देखो राज्य शैक्षिक तकनीक संस्थान कहाँ स्थित है। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राज्य परियोजना कार्यालय। देखो राज्य शैक्षिक तकनीक और राज्य परियोजना कार्यालय ये दोनों ही कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। अब देखिए इलाहाबाद का एक और क्वेश्चन आ गया है, सीमेट कहाँ स्थित है। तो सीमेट की स्थापना भी कहाँ हुई, इलाहाबाद में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए कि शिक्षण के दौरान जब एक अध्यापक बच्चों को भ्रमण पर ले जाता है, शैक्षिक भ्रमण पर ले जाता है, उसके कौन कौन से महत्व हो सकते हैं बच्चे के लिए। जिनमें देखिए भ्रमण के अभाव में शिक्षा जो है वो बुनियादी अनुभवों से दूर रहती है। मान के चलिए हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें हम प्लांट्स के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारी साइंस की क्लास चल रही है, बच्चे को हम प्लांट के बारे में सिखा रहे हैं। हमने एक सुंदर सा चित्र बना दिया बोर्ड पर कि बच्चों ये प्लांट है, ये इसकी लीव्स है ना, ये इस तरह की लीव्स होती है, इसको ये बोलते हैं। लेकिन जब तक आप उनको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कराएंगे, क्या बच्चे उसको समझ पाएंगे, अपने जीवन में उतार पाएंगे, नहीं ना, सिर्फ किताबी ज्ञान उनको रहेगा, है ना। तो शैक्षिक भ्रमण का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप उसको कहीं बाहर दूर घुमाने ले जाओ किसी म्यूजियम में, नहीं, यानी क्लासरूम से बाहर जितनी भी चीजें हैं उसको अनुभव करके सिखाना, ये सब शैक्षिक भ्रमण में ही आ जाता है। भले ही वो स्कूल के प्लेग्राउंड में हो, है ना, गार्डन में हो। तो विज्ञान, इतिहास और भूगोल आदि ऐसे विषय है जिनमें भ्रमण करवाना अत्यंत आवश्यक होता है। कि अगर आप इतिहास पढ़ा रहे हो, किसी बिल्डिंग के बारे में, पौराणिक स्थल के बारे में पढ़ा रहे हो, तो कोशिश करो अगर हो सके तो बच्चे को वो दिखाओ, है ना। अगर ले जाना पॉसिबल हो तो वहां ले जाकर दिखाओ, तो उससे बच्चे के जीवन में वो हमेशा उसको याद रहेगा कि ये चैप्टर ऐसे ऐसे पढ़ाया था, इसके पीछे, इसके बनाने के पीछे ये रीजन है, यहाँ ये सब हुआ था। ठीक है, पूरा इतिहास उसको याद रहेगा अगर आप इस तरीके से एक क्रिएटिव तरीके से पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है खेलकूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। तो खेलकूद से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक और साथ साथ राष्ट्रीयता आदि इन सभी पक्षों का विकास बालक में हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सारे प्रीवियस पेपर में पूछे गए
अति लघु प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों के से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। देखो ये ध्यान से कर लो क्योंकि इनमें से कौन सा शिक्षक से संबंधित नहीं है, ऐसे करके 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू में। आपके पेपर में 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी पंजिका शिक्षक से संबंधित नहीं है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से संबंधित है। पहला तो हो गया शिक्षकों की उपस्थिति का रजिस्टर, है ना, कि कौन टीचर एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है, वो शिक्षकों से संबंधित। दूसरा हो गया वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर और सेवा पुस्तिका। ये सारे के सारे ऐसी पंजिकाएं हैं या ऐसे रजिस्टर हैं जिनका संबंध किससे होता है, शिक्षकों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय अभिलेख कौन कौन से होते हैं। देखो अब तो आज के समय में तो सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड हो गई है, लेकिन अब से थोड़े टाइम पहले जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था तो चीजें किसमें रखी जाती थी, बड़े बड़े रजिस्टर बनाए जाते थे हर चीज के लिए। वित्त का से संबंधित लेखा जोखा रखने के लिए अलग रजिस्टर बनते थे, है ना। शिक्षकों से संबंधित पंजिकाएं वो अलग बनती थी। अब देखो वित्तीय अभिलेख वही पूछा है कि वित्तीय का लेखा जोखा रखने के लिए कौन कौन से अभिलेख बनाए जाते थे। पहला है शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर की भाई फीस का, है ना, जिसमें फीस डिपॉजिट किस बच्चे ने कितनी कर ली है कितनी बाकी है वो सारी चीज। वेतन भुगतान रजिस्टर, किस अध्यापक का वेतन कितना है कितना दे दिया है, वो सारी चीजों का इसमें रहता था रख रखाव। तीसरा है रख रखाव रजिस्टर और कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर, ये सारे के सारे वित्तीय अभिलेख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस पूछा गया है किस किस के बीच में, बीआरसी और एनपीआरसी के बीच में क्या अंतर है। देखो बीआरसी क्या होता है, ब्लॉक स्तर पर जो हमारा क्या रहता है, सेंटर रहता है जिसको हम ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कहते हैं, तो ये होता है ब्लॉक स्तर पर। लेकिन एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों की देखरेख करते हैं। ठीक है, दोनों का काम अलग अलग है। बीआरसी ब्लॉक स्तर पर करेगा और एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों की देखरेख करते हैं या निरीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। देखिए ग्लोबलाइजेशन या सार्वभौमिकरण का मतलब है शिक्षा के संबंध में कि हर एक बच्चे को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हो, है ना, और वो भी किसके लिए, खास करके 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर जो है उपलब्ध कराना ही शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण कहलाता है। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय हमने थोड़ी देर पहले अभी ऊपर देखा था कि कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। कहाँ, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से होते हैं। देखो जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट करने के या उस प्रबंधन की प्रक्रिया के उस प्रोसेस के कुछ अंग होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है ना, और ये स्टेप बाय स्टेप रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कोई और आ गया उसके बाद दूसरा, तो आपको इन्हें स्टेप वाइज याद रखना होगा। सबसे पहले हम प्रबंधन या मैनेजमेंट करने के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं यानी योजना बनाते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया, नियोजन। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, पहला प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। ठीक है, क्या क्या हमें चीजों की जरूरत पड़ेगी उन सब का संगठन करना, है ना। तीसरा होता है डायरेक्शन यानी निर्देश देना, निर्देशन जिसको हम कहते हैं कि आपका काम ये है। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, है ना, तो उनको काम बांट देना कि भाई आपका काम ये है, आपका ये है। फिर चौथा स्टेप होता है निर्देशन देने के बाद उनका मूल्यांकन करना कि हर एक अपने कार्य को सही ढंग से पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी इवैल्यूएशन। पांचवा स्टेप है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। फिर अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ी होती दिखती है तो प्रबंधक जो होता है उसको नियंत्रित करता है हर सिचुएशन को। और साथ में लास्ट स्टेप हमारा आता है सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन। हर एक चीज के बीच में जितनी भी हमारे काम आ रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर जितने भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, है ना, उन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना करके रखना। अगर किसी चीज की कमी पड़ रही है तो उसकी आपूर्ति हो, है ना। अगर विद्यालय में किसी पुस्तक की जरूरत है, यूनिफॉर्म की जरूरत है बच्चों को, या फिर बेंचेस की कमी है, उन सब चीजों का इंतजाम करवाना।
टीचर्स का अरेंजमेंट करना, सारी चीजों की जिम्मेदारी कौन लेता है? प्रबंधक लेता है। और प्रबंधक हर एक स्टेप को फॉलो करता है। सबसे पहले योजना बनाएगा, फिर संगठन करेगा, फिर निर्देशन देगा, फिर मूल्यांकन करेगा, उसके बाद नियंत्रण करेगा और फिर सामंजस्य स्थापित करेगा। तो इनको ऐसे ही आपको याद रखना है, सारे के सारे स्टेप: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इवैल्यूएशन और फिर कंट्रोलिंग एंड देन कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो भौतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए गए हो, या यूं कह लो कि जो जीवित ना हो, वो सारे कृत्रिम में आ जाएंगे, भौतिक संसाधन में आ जाएंगे। उनमें सब चीजें आ जाती है, जैसे अध्यापक का कमरा हो गया, विद्यालय कार्यालय होगा, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय, हर एक चीज है ना जो जीवित नहीं है और विद्यालय में काम की है ना, वो सारे के सारे भौतिक संसाधन में ही आ जाएंगे, चाहे वो क्लासरूम में बैठने के लिए जो बेंचेस होती है वही क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? ये बहुत बार रिपीट हो चुका है आपका प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन, लर्निंग कॉर्नर। तो क्या है लर्निंग कॉर्नर? देखिए, ये क्लासरूम में हर एक क्लास में ये एक कॉर्नर तैयार किया जाता है जिसे हम सीखने का कोना कहते हैं, जहां बहुत सारी डिफरेंट बुक रखी होती है ना, कोई कहानी की, कविताओं की, और बच्चे जाके उसे अपनी पसंद की बुक उसमें से निकालते हैं, वहीं बैठ करके पढ़ते हैं। कुछ खेलने की चीजें रखी होती है, जैसे सांप सीढ़ी है ना, और लूडो और छोटे छोटे ऐसे गेम जिसमें बच्चे इंटरेस्ट दिखाए, वो सारी चीजें वहां मौजूद होती है और बच्चे अपनी मर्जी से वहां बैठ करके चीजों को सीखते हैं, अनुभव करते हैं। तो लर्निंग कॉर्नर क्या है? सीखने का वह कोना है जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है, सो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और एक बार फटाफट से अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका एग्जाम है उन सभी तक ये वीडियो को पहुंचा दो। ठीक है, सबको शेयर कर दो एक बार जल्दी से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताना है। ठीक है, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें कौन कौन सी होती है? तो रेनबो, यहाँ है रेनबो, कलरव और गिनतारा। ठीक है, रेनबो, कलरव और गिनतारा। जबकि पहली कक्षा में सिर्फ एक ही पुस्तक पढ़ाई जाती है, उसका नाम बताओ। ये मैंने आपको एमसीक्यू की क्लास में भी क्लियर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? कि जब कोई भी अध्यापक किसी पाठ्य पुस्तक को तैयार कर रहा हो, है ना, लिख रहा हो, तो कौन कौन से वो पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रखना चाहिए उस पुस्तक को लिखने से पहले? तो सबसे पहला और जरूरी बात तो ये है कि उस विषय में जो सामग्री आप लिखे, जो भी आप उसमें कंटेंट लिखो, वो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, है ना, कि बच्चा उसको देख करके समझ पाए। तो क्या होना चाहिए? उसके मानसिक स्तर के अनुकूल हो। उस जितने भी उसमें चित्र, उदाहरण आप लिखो, वो आवश्यकता के अनुसार ही उसमें होने चाहिए, बहुत न बेतुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? यहाँ आपसे पूछा गया है कि कम से कम कौन कौन सी बनानी चाहिए, है ना। बाकी बनाने को तो बहुत सारी होती है, लेकिन सामान्य रूप से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाए। पहली होती है कक्षानुसार, कि हर एक कक्षा की अलग अलग समय सारणी, और दूसरा होता है अध्यापक अनुसार, हर एक अध्यापक की अलग अलग समय सारणी होती है कि अब इस अध्यापक का पीरियड इस क्लास में लगेगा, इसके बाद इस क्लास में लगेगा, फिर एक पीरियड फ्री रहेंगे टीचर, फिर इस क्लास में लगेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो प्रकार की सामान्य रूप से समय सारणी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। क्यों कराया जाता है? बच्चों से प्रोजेक्ट क्यों बनवाए जाते हैं? आपको क्या लगता है? हालांकि प्रोजेक्ट का मतलब अब स्कूल में बहुत बदल गया है। क्या होता है कि बस कुछ भी महंगी सी चीज खरीद कर ले आओ, वो टीचर ये नहीं देखता कि भाई बच्चे ने खुद बनाया है, नहीं बनाया है, कुछ क्रिएटिविटी दिखाई है कि नहीं दिखाई है। उनको तो सुंदर लगना चाहिए, चाहे उनके पेरेंट्स बना के दे दो, है ना। लेकिन इसके पीछे जो एक मानसिकता थी प्रोजेक्ट कार्य देने के पीछे, वो ये थी कि बालक
के अंदर जो है आत्म प्रेरित करना, बालक को प्रोत्साहित करना, है ना, अपना आप वो सोच करके अपनी सृजनात्मकता का विकास करे, बच्चा क्रिएटिव बने। लेकिन आजकल के टाइम में आप देखोगे तो प्रैक्टिकल के नाम पे, प्रोजेक्ट के नाम पे बच्चों से पैसे ले लिए जाते हैं, है ना। हालांकि ऐसा बहुत सारे स्कूलों में देखने को मिलता है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट कार्य देने के पीछे उद्देश्य रहता है कि बच्चे आत्म प्रेरित हो, प्रोत्साहित हो और अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से शुरू होते हैं 2017 में पूछे गए अति लघु प्रश्न। पहला है, समय सारणी क्यों बनाई जाती है? इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या जरूरत है समय सारणी बनाने की? तो समय सारणी के द्वारा स्कूल के काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालय विषयों, शिक्षकों तथा उनके नाम, शिक्षकों के मध्य कार्य का वितरण और विद्यालय परिसर में कक्षाओं की संख्या आदि का इसी से पता चलता है। कि अगर आपको ये देखना है कि कौन सा टीचर आज नहीं आया है, तो आपको हर एक क्लास में जाके टीचर को देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा एब्सेंट है। आप क्या करेंगे, आप अपनी समय सारणी देखेंगे, जिसका वहां पर सिग्नेचर नहीं होगा यानी वो एब्सेंट है। ठीक है, तो समय सारणी आपके समय की बचत करती है, एक मैनेज फॉर्म में रहती है सारी चीजें, है ना। अब आपस में क्या बोलते हैं उसको, सामंजस्य बना रहता है कि भाई अब इस समय पर इसी टीचर की कक्षा होगी। नहीं तो अगर टाइम टेबल ना होता तो कोई टीचर किसी क्लास में जा रहा है, जिसका जिस क्लास में मन करे वो उस क्लास में जा रहा है, ऐसा होता है ना। जो सब्जेक्ट जी में आए वो पढ़ा रहा है। लेकिन समय सारणी से ही सारी चीजें क्या रहती है, कंट्रोल्ड रहती है, एक मैनेज्ड फॉर्म में रहती है, ठीक है, प्रबंधित रहती है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, पर्यवेक्षण का अर्थ क्या होता है? पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण किसे कहते हैं, ध्यान से देखना। पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहते हैं। सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब क्या है? सुपर का ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, सुपर और विजन। सुपर का मतलब होता है उच्च और विजन का मतलब होता है दृष्टि, यानी उच्च दृष्टि, जो विद्यमान विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय का मार्गदर्शन करना, जिससे संगठन के समस्त घटकों का समुचित विकास हो सके। और पर्यवेक्षक का कार्य उन विद्यालयों का मार्गदर्शन करना होता है और विद्यालय समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी होता है, जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। सुपरविजन का मतलब ये है कि भाई होता है ना कि हमारे विद्यालय में सही से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन टीचर अपना काम सही से नहीं कर रहा है ना, हर एक चीज को सुपरवाइज करता है, उसका सुपरविजन करता है, उसको हम बोलते हैं पर्यवेक्षक। क्या बोलते हैं? पर्यवेक्षक बोलते हैं। और जो कार्य वो करता है, ये छानबीन करने वाला कि हर एक चीज सही दिशा में हो रही है कि नहीं, सही मार्गदर्शन करता है उनका, ठीक है। ये कार्य क्या कहलाता है? पर्यवेक्षण कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है, ठीक है। और करने वाले को सुपरवाइजर कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? देखो, चाहे तो समेकित शिक्षा कह दो या फिर समावेशी शिक्षा कह लो। इसका मतलब ये है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है और सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण कराई जाती है उनकी शिक्षा, चाहे उसमें कोई भी दिव्यांग बालक हो। इसमें दिव्यांग और सामान्य बालक एक साथ बैठ करके एक ही विद्यालय में पढ़ाई करते हैं और उनको शिक्षा के समान अवसर दिए जाते हैं, उसे ही हम समावेशी या समेकित शिक्षा कहते हैं। समझ में आई बात? बिल्कुल आई ना? लिख पाएंगे अपने आप से? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्या पूछा गया है, डाइट मेंटर कौन होते हैं? या डाइट मेंटर के दो कार्य लिखिए। देखिए कौन होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब फटाफट से हम इनको कवर कर लेते हैं। पहला तो यही देखते हैं कि डाइट मेंटर होता क्या है। तो कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी निम्नलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। कौन? डाइट मेंटर। चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इनका कार्य यही होता है कि वे अलग अलग जो भी उनके अंडर विद्यालय आते हैं उनमें जाएंगे, वहां क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे और वहां ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही है बच्चे के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, है ना। फिर उन कठिनाइयों का संकलन करेंगे, उनको नोट डाउन कर लेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे कि इनका क्या समाधान हो सकता है। फिर उसके समाधान के लिए वो उपाय बताते हैं, ठीक है, सजेस्ट करते हैं। अगला, खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्रियों के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। साथ ही स्थानीय परिवेश में उपलब्ध जितनी भी सामग्री होती है
तथा अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षण करने का काम भी करते हैं और कई बार बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाने का कार्य भी करते हैं कि सभी पेरेंट्स अपने बालक बालिकाओं को विद्यालय में जरूर भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीआरसी। एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? एनपीआरसी न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। देखो, अगर आपसे पूछा एनपीआरसी कितनी बार स्कूलों में जो है आकर के निरीक्षण का कार्य करता है, तो आपको पता होना चाहिए 2 बार। ठीक है, 2 बार, मंथ में 2 बार, ठीक है, प्रति माह में 2 बार। यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्यानुभव और गतिविधियों का केंद्र होता है। यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल भी होता है कि यहाँ पर अगर टीचर को कोई भी ट्रेनिंग देनी है, कोई भी नई चीज सिखानी है, तो वो क्या करते हैं, यहीं पर उनका आयोजन किया जाता है एनपीआरसी में। आगे बढ़ते हैं, खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? खेलकूद के कौन कौन से प्रिंसिपल है? ठीक है, सबसे पहले तो यही है कि प्रत्येक छात्र को जो है वो समान अवसर मिले खेलने के। साथ ही खेलकूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार ना होने दे, ऐसा खेल खिलाए ताकि हर बच्चे को उसमें अवसर मिले खेलने का और वो भी लीड करे टीम को। ऐसा ना हो एक ही पहले आपने डिसाइड कर लिया कि यही है ना, लीड करेगा टीम को, बाकी सब इसको फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं करना है। सबको समान अवसर देने हैं और प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना बच्चे को सिखाना है ताकि वो टीम वर्क भी साथ साथ में सीखते हुए चले। नेक्स्ट है कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करवाना और खेल कूद के आयोजन में मौसम आदि का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है, आपका लोच का सिद्धांत क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी कई बार पूछा जा चुका है कि लोच के सिद्धांत की क्या विशेषता है, ऐसे करके, है ना। तो लोच का सिद्धांत है क्या? देखिए, लोच का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, फ्लेक्सिबल होना। प्रबंधन एक साधन है न कि साध्य। ये भी एक बार क्वेश्चन बना था कि प्रबंधन एक साधन है या फिर साध्य है, तो ये भी आपको समझना होगा कि एक साधन है, कोई साध्य नहीं है। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए, बल्कि पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि या फिर समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए ही लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। देखो मैंने कहा था ना कि लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। इसका कहने का अर्थ ये है, जो भी हमने बात कही कि भाई जब भी हम विद्यालय का प्रबंधन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे समय सारणी हो गई या अध्ययन विधि हो गई या पाठ्यक्रम हो गया हमारा, कि उसको बहुत रिजिड बना दो कि भाई ये नियम बन गए, टस से मस नहीं होगे, चाहे जो हो जाए। इस दिन छुट्टी है तो इस दिन छुट्टी है, इस दिन स्कूल आना है तो आना है, ऐसा ना हो बिल्कुल भी, है ना। ये सब लचीले हो, जरूरत के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार हम इनमें बदलाव कर सके जैसी जरूरत हमें लगे। ठीक है, तो ये है लोच का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रबंधन से आपका क्या आशय है, आप क्या समझते हैं मैनेजमेंट से, या कुशल प्रबंधन आप किसे कहेंगे? देखिए, किसी भी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? कुशल प्रबंधन कहलाती है। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियां कौन कौन सी है, उनका उल्लेख करिए। तो बताइए, क्या आप बता नहीं सकते क्या कि कक्षा शिक्षण से संबंधित कौन कौन सी सामग्रियां आवश्यक होती है? बिल्कुल बता सकते हैं भाई। सबसे जरूरी तो श्यामपट्ट हो गया, है ना, चार्ट, मॉडल, मानचित्र या आकृतियां, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री, ये सारी की सारी सामग्रियां महत्वपूर्ण होती है ना। और बालकों के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरण की भी भूमिका रहती है, फर्नीचर की भी रिक्वायरमेंट होती है। और ये कुछ जो मैंने अलग से बताई ये विशेष सामग्रियां हैं जिनका भी शिक्षण अधिगम में बहुत बड़ा योगदान रहता है, उसको सरल बनाने में। अगला सवाल है मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? देखिए, मानवीय प्रबंधन के घटक कौन से हैं या भौतिक प्रबंधन कौन सा होता है, ठीक है, ये जो है आपके एमसीक्यू में भी 3 से 4 बार आ चुका है और वेरी शॉर्ट में भी। अब देखो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं मानवीय प्रबंधक के प्रमुख घटक, या यूं कह दो
कि मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो विद्यालय में मानवीय संसाधन निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि प्रधान अध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय कौन कौन से, जैसे कि ग्राम शिक्षा समिति हो गया, शिक्षा अभिभावक संघ हो गया, छात्र शिक्षक संघ हो गया, ये सभी। देखो इन सभी क्वेश्चन बनता है ग्राम शिक्षा समिति से, इन सब से। और इन सारे टॉपिक्स को जितने भी आपके सिलेबस में हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, उन सबको पूरे सिलेबस को मैंने कवर करा दिया है आपके मैराथन में। और उस मैराथन की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी तो मेन कमेंट बॉक्स में जाकर के क्लिक करके आप देखोगे, वहां पर मैराथन का लिंक है और साथ ही टेलीग्राम का भी लिंक है, वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ताकि ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसकी पीडीएफ वहां पे आपको भेज दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। एक प्रभावी शिक्षक किसे कहेंगे आप, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो जैसे कि एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है। आपने देखा होगा आज के टाइम में जितने भी टीचर बहुत फेमस रहे हों, या फिर जिनको हम आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है ना, शिक्षक दिवस पर। तो उनमें से सारे के सारे शिक्षक ऐसे ही चुने जाते हैं जो पहली बात तो छात्र प्रेमी हो, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हो, है ना। प्रेम से मतलब है कि मतलब चाइल्ड सेंट्रिक होकर के पढ़ाए, बच्चे की रुचि के अनुसार उनको पढ़ाए, नए नए तरीकों को इस्तेमाल करे, है ना। वही जाकर के फिर उस काबिल अध्यापक बनते हैं। वह छात्रों का विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई 1 घंटे की बात है, चलो कैसे भी झेल लो इन्हें, है ना। नहीं, वो उनमें उनके सामने कोई भी समस्या आए बच्चे के, वो टीचर की खुद की समस्या हो जाती है, अगर वो टीचर अपने आप में बहुत अच्छा है। शिक्षक का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि बच्चे भी उसको एज ए रोल मॉडल अपना देखे और उसकी तरह बनना चाहे। वह शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बात बात पे इतना ज्यादा गुस्सा के डस्टर फेंक के मार दिया, चौक फेंक के मार दी बच्चे को, है ना, ऐसा ना हो, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, संतुलित हो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछा गया है कि अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है या कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो, विद्यालय को कुछ अनुदान प्राप्त होता है विभिन्न समितियों से, है ना, और सरकार के द्वारा। तो अनुदान मतलब उस धनराशि को कहाँ कहाँ उपयोग में लाते हैं अध्यापक। तो अध्यापक अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा ही किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला तो है बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने में। उसके अलावा विद्यालयों के अगर उपकरण कोई मान लीजिए ब्लैक बोर्ड खराब हो गया है तो उसकी मरम्मत करानी है ना, फर्नीचर खराब हो गया उसकी मरम्मत, या फिर स्कूल का झूला टूट गया है उसकी मरम्मत कराने के लिए, है ना। इस तरीके से जितने भी उपकरण होते हैं अगर उनको मरम्मत की जरूरत है तो वहां पर खर्च किया जाएगा। साथ ही आवश्यक स्टेशनरी क्रय हेतु कि भाई बच्चों को जिस जिस स्टेशनरी की जरूरत रहती है उसको कई बार विद्यालय से ही मुहैया कराया जाता है, तो उसकी जरूरत पूरी करने के लिए। साथ ही पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला, प्रदेश या देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार की घड़ी, है ना, इन सब के लिए, विद्यालय की साफ सफाई के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कूड़ादान, झाड़ू, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए, या फिर विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए, साज सज्जा के लिए कि भाई गमले, फूलों की व्यवस्था, पेड़ पौधे लगा दिए, है ना, या प्रधान अध्यापक का कक्ष सुसज्जित करना है, तो इन सब के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं अध्यापक अनुदान धनराशि को, इन सब इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे उदाहरण मिल गए। अब इनमें से जो जो आपको वहां ध्यान आए वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका रहती है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना, शिक्षण अधिगम सामग्री क्यों यूज करी जाती है। देखो, शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है ना उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसका विकास होता है। और शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि बच्चे अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान उनका स्थायी रह जाता है। कि अगर हम मान के चलिए हमने बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाना है
ठीक है। अब टीएलएम में जरूरी नहीं कि भाई वो दुकान से खरीदी चीजें आए, नहीं, टीएलएम में वो सब चीजें आ जाएंगी जो बच्चे को और ज्यादा उस टॉपिक को समझने में मदद करती है ना। वो सारी एडिशनल सहायता किस में आ जाएगी, टीएलएम में आ जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं पत्तियों वाला चैप्टर विज्ञान में, ठीक है, कि लीव्स आप टॉपिक पढ़ा रहे हो और आपने क्लासरूम गार्डन से कई सारी लीव्स ले आए आप तोड़ करके और बच्चे को दिखा रहे हो कि देखो इस तरीके से ये वर्क करती है, ये यहाँ पर स्टोमेटा है ना, ये ये स्ट्रक्चर होता है पत्तियों का। ये सब चीजें आप उसको दिखा करके समझा रहे हो, तो यानी आपने क्या इस्तेमाल किया, टीएलएम का इस्तेमाल किया। और उससे क्या हो जाएगा, बच्चे का ज्ञान स्थायी हो जाएगा, बच्चा रुचि लेगा और उनकी शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है ना उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो इसलिए यही बहुत अहम भूमिका रहती है शिक्षण अधिगम सामग्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए। एक जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहला तो यही है, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो अगर पाठ्य पुस्तक रंगीन और आकर्षक नहीं होगी तो बच्चे की रुचि का विकास कैसे होगा, है ना। ये रुचि कोई लड़की की बात नहीं हम कर रहे हैं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि बच्चा कैसे इंटरेस्ट लेगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अगर उसको बुक्स ही अच्छी नहीं लग रही है अपनी, है ना। पाठ्य वस्तु स्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो जिसे बच्चा आसानी से समझ सके, और बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर अधिक से अधिक दिए जाएं। तो भी ऐसी पाठ्य पुस्तक को हम बहुत अच्छा मानते हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हों जिनमें बच्चा खुद करके उनको देखे, ठीक है, वो उस ऐसे गाइड करे। बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन का अवसर प्रदान करे, ऐसी होनी चाहिए पाठ्य पुस्तकें। और बच्चे को जिज्ञासु बनाए, ऐसे ऐसे सवाल देते हैं ना, आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक अगर आप कभी आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पाठ के अंत में ऐसे ऐसे सवाल, अगर कोई कहानी दी गई है तो उसके अंत में ऐसे सवाल पूछेंगे कि अगर इसके स्थान पर आप होते, अगर रामू के स्थान पर आप होते तो आप उस स्थिति में क्या डिसीजन लेते। तो बच्चे को सोचने पर मजबूर कर देती है ऐसी पाठ्य पुस्तकें हो। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु बच्चों के इस तरह अनुकूल हो, बच्चे के स्तर के अनुसार हो, कि बच्चा अगर दूसरी कक्षा में पढ़ता है तो उसी के स्तर के अनुसार ही वे पाठ्य पुस्तकें हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक डायरी से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है। देखो, अध्यापक डायरी एक अध्यापक ही मेंटेन करता है, उसमें दिन भर में जो भी कार्य वो करेगा, है ना, वो सारा लेखा जोखा उसमें रखता है, उसको अध्यापक डायरी कहते हैं। तो अध्यापक की दैनंदिनी उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है, यह उसके कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का वर्णन होता है और शिक्षण विधियां कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहा है अध्यापक, गृह कार्य क्या दिया है बच्चों को उसने, इन सब का विवरण उसमें लिखा होता है, ठीक है। तो ये हो गई क्या, अध्यापक डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए कि संस्थागत नियोजन क्या कहलाता है और इससे क्या आशय है, ठीक है। ये कई बार रिपीट हो चुका है पेपर में, तो ध्यान से देखिए। किसी शिक्षण संस्थान द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया जो कार्यक्रम होता है उस संस्था की योजना कहलाता है। कि जो वो संस्था पहले से ही योजना तैयार करके रख लेती है कि हमें ये संभावना है, हम इनका इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इस समय पर ये चीज़ें होने वाली है, और ये योजना जो है वो थोड़े बहुत समय के लिए नहीं होती, वो लंबे समय के लिए अधिकतर होती है, कम समय के लिए भी होती है और लंबी अवधि के लिए भी होती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल भी रखते हैं अपना और शॉर्ट टर्म गोल भी रखते हैं। तो यही होता है संस्थागत नियोजन कि एक संस्था को कैसे चलाना है, उसमें किन किन साधनों की आवश्यकता होगी, कैसे उन्हें प्राप्त करना है, कैसे उन्हें इस्तेमाल करना है, कैसे उनका निरीक्षण करना है, वो सारी की सारी लेखा जोखा इसमें रहता है। संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया में सब ये सारी चीजें शामिल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि समय सारणी के किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। कि जब हम समय सारणी बनाते हैं तो हमें कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। पहला तो यही है कि टाइम टेबल बनाते हुए हम ये बात ध्यान रखिए कि बच्चे का अधिगम स्तर क्या है ना, यानी बच्चों के लेवल के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना है।
दूसरा, छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को भी दृष्टिगत रखना है। स्थानीय आवश्यकताओं से मतलब उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि चलिए मानिए कि हमने टाइम टेबल बना लिया कि हर बच्चे को सुबह 7 बजे विद्यालय में उपस्थित होना है, लेकिन इलाका पहाड़ी है, ठंड का मौसम है, क्या पॉसिबल है कि बच्चे पैदल चल चल के पहाड़ों की चढ़ाई करके 7 बजे आपके विद्यालय में आ जाए? नहीं है ना पॉसिबल। तो हमें उन स्थानीय आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना है कि भाई हम कौन से इलाके में हैं, यहाँ पर बच्चे 8-9 बजे से पहले नहीं आ पाएंगे, ठीक है, इतना कठिन रास्ता है, बच्चे चढ़ाई करके आते हैं, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये दूसरा पॉइंट है हमारा कि समय सारणी से अनुसार हो कि छात्र की जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है ना। साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब ये है कि विद्यालय में पूर्ण वर्ष में मतलब एक साल में क्या क्या गतिविधियां होनी है, कब होनी है ना, वो सारी चीजें इसमें लिखित रूप में पहले से ही तैयार कर ली जाती है कि इस समय पर हमारे एफए होंगे, फिर ऐसे होंगे, इस समय पर हम खेलों का आयोजन कराएंगे 3 दिनों तक, है ना, इस समय पर अवकाश रहेगा विद्यालय का। ये सारी चीजों का पहले से ही यहाँ पर एक ब्यौरा तैयार कर लेते हैं। देखो, साला कैलेंडर विद्यालय की संपूर्ण वर्ष की मुख्य जो भी गतिविधियां होती है और क्रियाएं होती है उनका एक रेखा चित्र रहता है, रोड मैप रहता है ना। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है कि स्कूल शुरू होने से पहले ही ये टीचर बना के तैयार कर लेते हैं कि हम इस टाइम तक अपना सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, इस सारी चीजें, जिसमें विद्यालय अवकाश, मासिक स्तरीय अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की जो संभावित तिथियां होती है वो निश्चित कर दी जाती है। अब आप कहोगे कि जब पहले ही तिथि निश्चित कर दी जाएगी तो फिर वो जो लोच का सिद्धांत हमने पढ़ा था वो किस काम का? तो देखो, इन्होंने कहा संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती है, यानी उसमें इतनी गुंजाइश होती है कि अगर जरूरत पड़े तो उनमें फेरबदल भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे वहां एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं बताइए कि एक अच्छा वाचनालय कैसा होता है। पहला तो है कि शानदार भवन तथा साज सज्जा, भाई देखने में अच्छा लगे, वहां पे खूब सारी प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष हो, प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष हो, है ना, जो जिसे सारी जानकारी हो वहाँ के पुस्तकों की कि कौन सी पुस्तक कहाँ रखी हुई है, सारी चीजें उनको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक संदर्शिका के कोई भी आपको 2 लाभ यहाँ पर बताने हैं। ये क्या होती है? ये शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए होती है और इसके अध्ययन से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, यानी एक टीचर को गाइड करने की ये पुस्तक होती है, शिक्षक संदर्शिका। समझ में आई बात? अगला सवाल है, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए कि प्रबंधन के कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं। पहला तो देखो, प्रबंधन किया ही इसलिए जाता है ताकि विद्यालय का विकास हो, है ना, विद्यालय के संदर्भ में हम देख रहे हैं प्रबंधन, तो हम उसी की बात करेंगे। साथ ही जितने भी कार्यक्रम हमने नियोजन किए हैं, उनकी योजना बनाई है, वो सब समय पर पूर्ण हो, कार्यक्रम की व्यवस्था करना और प्रबंधन के कार्यों का आंकलन करना, ये सब शामिल होते हैं घटक में प्रबंधन के। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कौन से होते हैं? यानी को करिकुलर एक्टिविटीज, जो कि टीचिंग लर्निंग के साथ साथ और अन्य एक्टिविटी जो कराई जाती है, जैसे कि नृत्य, संगीत हो गया, खेल कूद का आयोजन कराना, ये सारी चीजें, कंपटीशन कोई भी ऑर्गेनाइज कराना, ये सब किस में आ जाती है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आ जाती है। तो इनको कराया क्यों जाता है? इसके उद्देश्य देखो, पहला तो यही है कि बच्चे की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन, कि बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनमें अगर कहीं भी कोई भी समस्या है तो बच्चा सीखे, है ना, उस चीज को सही करे। साथ ही छात्रों का संपूर्ण सत्र व्यस्त रखना,
कि भाई अब अगर सिलेबस पूरा हो गया है तो हमने खेल का आयोजन करा लिया, बच्चे वहां पर अपनी रुचि दिखा रहे हैं ना, अपना इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं उस फील्ड में भी। और बच्चे में जो नागरिक गुणों का विकास करना भी होता है, सामाजिक भावना का विकास करना, कि बच्चे जब आपस में एक साथ उठेंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो उनमें बहुत सारे सामाजिक जो व्यवहार है उसके गुण भी विकसित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइट के किन्हीं दो विभागों का नाम लिखिए। देखिए डाइट के ना 7 अंग होते हैं, 7 विभाग होते हैं, जिनमें से यहाँ 2 के नाम पूछे हैं, तो चलिए 2 बता देती हूँ मैं आपको। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग और कार्यानुभव विभाग। ये मैंने एमसीक्यू क्लास में आपको सातों के नाम याद कराए थे। अगर आपने नहीं देखी है एमसीक्यू में क्यू की मैराथन तो देख लेना, एक ही क्लास में सारे एमसीक्यू कवर किए हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण लिखिए। भाई जो एक अच्छा लीडर होता है ना, सक्सेसफुल लीडर, उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। पहला तो यही है कि वो कार्य का विभाजन करेगा बहुत ही सही ढंग से, योग्यता और रुचि के अनुरूप। वही एक अच्छा नेतृत्वकर्ता होता है जो अपनी टीम की किसकी क्या खूबी है, किसकी कहाँ कमी है, उन सबको अच्छे से समझे, जाने और उनकी योग्यता और रुचि के अनुरूप उनको उनका कार्य दे। साथ ही कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार करे, उसके लिए सभी टीम मेंबर्स समान हो, तो वो एक सफल नेतृत्वकर्ता होता है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी बात हो रही है कि अगर विद्यालय परिसर में आपको पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ कार्य करने को दिया जाए तो आप क्या करवाएंगे। तो पहला तो यही है कि कुछ विशेष दिवसों पर आप स्वच्छता अभियान चला सकते हैं, वृक्षारोपण, पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत कर सकते हैं, बालकों को पर्यावरण से संबंधित जागरूकता उनके अंदर उनको बता सकते हैं, है ना। प्रदूषण के क्या क्या कुप्रभाव है उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, इसका आंसर आपको अपनी तरफ से यहाँ पे लिखने को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली कोई 2 क्रियाओं के नाम लिखो। कि जब बच्चे प्रेयर के टाइम पर खड़े होते हैं तो वहां पर जो चीजें आयोजित कराई जाती है कि भाई पहले प्रार्थना होगी, फिर न्यूज बोली जाएगी, न्यूज सुनाएगा कोई एक बच्चा आकर के, फिर पीटी होगी, है ना, फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाई जाएगी। ये सारी चीजें इनमें से कौन कौन सी गतिविधियां बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए होती है। तो चलिए बता देते हैं। पहली तो छात्रों के द्वारा प्रतिदिन न्यूज दी जाती है, तो बच्चे को अपने आसपास समाज में या अपने वातावरण में क्या क्या चीजें हो रही है उसकी जानकारी मिलता है। दूसरा आपने देखा होगा कि थॉट्स बोले जाते हैं, बहुत सारे स्कूलों में सुबह मॉर्निंग प्रेयर में क्या होता है, थॉट्स बोले जाते हैं कि टुडेज थॉट इज सक्सेस इज द की ऑफ डैश डैश डैश। तो मतलब पूरा एक बच्चा तैयार करके लाता है, उस थॉट को सबके सामने रखता है। तो प्रतिदिन एक उत्तम विचार प्रस्तुत करेंगे तो उनसे उनके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। वो जिसका थॉट बोलेंगे बाकी बच्चे भी सुनेंगे, वो भी बोलेगा जो, वो भी उसके बारे में समझेगा, है ना, और उसको फील करेगा, अपने अंदर भी उतारने की कोशिश करेगा उन उत्तम विचारों को। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। कोई भी 2 शिक्षण सामग्री या शिक्षण उपकरणों का आपको नाम लेना है। तो देखो पहला तो शामपट से बढ़िया और क्या ही होगा। चलो इसके महत्व के बारे में भी एक बार बता देते हैं। शामपट क्या है, एक शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से कक्षा कक्ष को जीवंत किया जा सकता है। यह उपकरण शिक्षा के अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है, यानी बहुत पहले से ही शामपट की अपना महत्व है ना। दूसरा आ गया कंप्यूटर लैपटॉप। ये आज की अत्यंत आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है जो नई तकनीक से शिक्षा देने के लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम का काम कर रहा है, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। तो ये हो गए शिक्षण उपकरण। आगे बढ़ते हैं विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। प्रयोगशाला का, लैबोरेटरी का क्या महत्व है, क्यों होनी चाहिए लैबोरेटरी। देखो विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव नहीं है। भाई जब तक आप उन चीजों को प्रयोग करके नहीं देखोगे कैसे समझोगे। तो वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्य को जाना जा सकता है। अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला होना बहुत ही आवश्यक है। आगे पूछा गया है प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम बताने हैं आपको कि जो प्राथमिक स्तर पर इस्तेमाल की जाती है, कोई भी 2 पाठ्य पुस्तक के नाम। तो कलरव हो गया, रेनबो हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना मंच के कोई दो उद्देश्य लिखिए। देखो मीना मंच किसके लिए होता है, बालिकाएं ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, विद्यालय जाएं, इसीलिए मीना मंच को जो है इसका गठन किया गया था। मीना मंच के उद्देश्य है कि बालिकाओं को शिक्षा के प्रति उनकी जागरूक करना शिक्षा के प्रति, और बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना, ठीक है, कि वो भी पढ़ना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, आत्मनिर्भर बनना चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय सारणी के प्रमुख लाभ बताइए, या समय सारणी के कोई दो महत्व बताइए। भाई कैसे भी पूछ ले, समझना आपको एक ही तरीके से है, लाभ पूछ ले, महत्व पूछ ले, समझाना ऐसे ही है, ठीक है। देखो समय सारणी द्वारा स्कूल में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं इसका ज्ञान होता है, कि कौन कौन से विषय किस किस समय पढ़ाए जाने हैं। आप इसको अपनी तरफ से बना के भी बिल्कुल लिख सकते हो। विद्यालय में कितने अध्यापक है और कौन सा अध्यापक किस समय किस विषय को पढ़ाएगा, किस कक्षा में, इन सब का हमें ज्ञान होता है किसको देख करके, समय सारणी को देख करके। और इसके साथ साथ क्या आप और भी महत्व बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल, कि शिक्षण प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से चलती है ना, समय की बचत होती है, संसाधनों की बचत होती है, ये सब इसके क्या हो जाते हैं, महत्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो विद्यालय अभिलेखों के नाम और उनका प्रयोग आपको यहाँ लिखना है, कोई भी दो अभिलेख, ठीक है, जिनमें पहला यहाँ पर चूज कर लिया गया है लॉग बुक। अब लॉग बुक क्या है इसको देखते हैं। इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। यह एक प्रकार की विद्यालय डायरी होती है जिसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं कौन कौन सी हो रही है, नवीन पाठ्य पुस्तकें, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए अधिकारियों के हस्ताक्षर आदि इसमें रहते हैं लॉग बुक में। दूसरा होता है स्कूल कैलेंडर। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। इसमें विद्यालय अवकाश, मासिक स्तरीय, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की सारी संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती है। इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल सरकार का गठन विद्यालयों में क्यों किया जाता है। देखो बाल सरकार का गठन विद्यालय में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए किया जाता है। बाल सरकार नहीं होगा, यहाँ बाल सभा होगा, ठीक है, बाल सभा, बाल सरकार नहीं होती, बाल सभा होती है, कि बाल सभा का गठन विद्यालयों में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी के कोई दो कार्य बताइए, क्या कार्य करता है एनसीईआरटी। तो स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के स्वरूप एवं उनके स्तर मान को निर्धारित करता है, कि कितनी कक्षा में कितना कितना पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। साथ ही स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने का कार्य भी कौन करता है, एनसीईआरटी ही करता है। एनसीईआरटी की पूरी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिख देनी है, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ एक बार एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये पूछ ली जाती है, और इसकी स्थापना कब हुई ये भी। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को यह अधिकार देना है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सके, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके तथा सरकार और उसके सभी विभाग नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो। इसीलिए ये सूचना का अधिकार अधिनियम आया, और जिसे हम राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है, या पर्यवेक्षण क्यों किया जाता है। देखो पर्यवेक्षण के बारे में हमने ऊपर भी, जिसको हमने सुपरविजन कहा था ना, ये वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है ना, अलग अलग ईयर्स में। तो यहाँ उद्देश्य पूछ लिया, वहां मीनिंग पूछा था। उद्देश्य क्या है, शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना और उनका समाधान करना ही पर्यवेक्षण करने का उद्देश्य रहता है। इसीलिए किया जाता है सुपरविजन, कि अगर कोई भी समस्या है तो उनका समाधान किया जा सके। नेक्स्ट है विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना। अगर कोई दोष है तो उसको हटाया जाए, जड़ से उखाड़ा जाए। नेक्स्ट है आपके सामने शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो
शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम लिखो। तो देखो कई बार इस तरह के क्वेश्चन, ऊपर हमने श्यामपट्ट के बारे में बात करी थी, है ना, और कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में बात करी थी। इसी तरीके से यहाँ चार्ट और मॉडल के बारे में बताया गया है। चार्ट क्या है? एक प्रभावी शिक्षण सामग्री है जो प्रत्यय को स्पष्ट करने में मदद करती है शिक्षक की। और मॉडल भी, जहां हम नहीं जा पाते उन स्थलों और वस्तुओं का मॉडल शिक्षण को जीवंत कर देता है, उनके बारे में बच्चे को और ज्यादा जानकारी मुहैया कराता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा यानी NIOS की स्थापना क्यों की गई थी? देखिए, मुक्त अध्ययन प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के लाभ से वंचित वर्गों को विद्यालय शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सके, इसीलिए NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान खोला गया था। लेकिन आज के समय में देखो, सरकार द्वारा ये खोला गया संस्थान, लेकिन आज ही के समय में इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है, या यूं कह लो NIOS से, जिसे मान के चलो आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी, जिसने NIOS से DLED किया है ना, वो शिक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं बैठेगी। तो अपने आप ही एक कोर्स शुरू किया, खुद से ही इन बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय भी कर दिया। तो ये थोड़ी गलत बात हो जाती है, पहले ही ऐसा कोर्स नहीं चलाना चाहिए था अगर ये सारी दिक्कतें थी ही। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। PTA यानी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन अथवा MTA यानी मातृ शिक्षक संघ की बैठक कब सुनिश्चित की गई? तो ये प्रत्येक माह के या तो शनिवार को या फिर रविवार को आयोजित होती है, प्रत्येक माह में, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम आज कंप्लीट करेंगे 60 क्वेश्चन, और आगे के जितने भी होंगे ये हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं आपका रेस्पॉन्स क्या रहा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।